नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट 2021 के लिए आज मनोविज्ञान का गोल्डन पेपर नंबर 15 हल करेंगे। तो देखिएगा कि एक प्रश्न को मनोविज्ञान के जो प्रश्न हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी कक्षा 11वीं के साथ में कक्षा 12वीं की पुस्तक से भी प्रश्न लिए गए हैं। तो अन्य शिक्षक भर्ती या फिर रीट शिक्षक भर्ती सभी के लिए बेहद ही उपयोगी ये वीडियो पूरा देख करके जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, भाषा विकास की जन्मजात प्रतिज्ञप्ति का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, चोम्स्की ने और बेंजामिन ने। तो देखो, प्रश्न संख्या 1 में जो राइट आंसर है आपके भाषा विकास की जो जन्मजात प्रतिज्ञप्ति है इसका प्रतिपादन नोम चोम्स्की के द्वारा किया गया है। साथियों, नोम चोम्स्की का नाम सभी ने सुन ही रखा होगा। भाषा विकास के अंतर्गत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम आता है नोम चोम्स्की का। इसके अनुसार बालक में जन्मजात प्रतिज्ञप्ति मतलब जन्मजात क्षमता होती है भाषा विकास को अर्जित करने की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 2 है, मानव में परिवर्तनों की सकारात्मक और विकासात्मक श्रृंखला क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है, विकास कहलाता है, अधिगम कहलाता है या बुद्धि कहलाती है? तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, विकास। विकास का मतलब ही ये है कि जो मानव में परिवर्तन होते हैं, जैसे सकारात्मक परिवर्तन हुए, विकासात्मक श्रृंखला है, तो हम इसको ही साथियों विकास के नाम से जानते हैं। सेकंड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो आते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन पर। आपके प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से कौन से सिद्धांत में बी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण माना है? अन्वेषण सिद्धांत में, सामाजिक अधिगम सिद्धांत में, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में और उद्देश्यवाद के सिद्धांत में। तो दीजिए प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर। साथियों, प्रश्न नंबर 3 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताओं का प्रतिपादन किया था। साथियों, इसी के अंतर्गत बी मोटो को भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था इन्होंने अधिगम में। तो थर्ड विकल्प आपके सही है प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। आपके चौथा क्वेश्चन, शरीर की कोशिकाओं में पानी की कमी की स्थिति को क्या कहा जाता है? रेनिन कहा जाता है, एंगियोटेंसी कहा जाता है, प्रीऑप्टिक कहा जाता है या कोशिकीय निर्जलीकरण कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 4 में जो सही आंसर है साथियों वो है आपके विकल्प नंबर 4, कोशिकीय निर्जलीकरण आपका राइट आंसर है। जब हमारे शरीर में कोशिकाओं के अंदर पानी की कमी हो जाए तो इसको ही कोशिकीय निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर तो भाई कोशिकाओं में पानी की कमी, तो कोशिकाओं में कोशिकीय पानी की कमी, निर्जलीकरण। साथियों, इससे भी आंसर निकल सकता था आसानी से। चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 4 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो आपके 5वां क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में असत्य कथन है। विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है और विकास अंतः क्रियाओं का परिणाम माना जाता है। तो बताइए इनमें से आपको वो कौन सा विकल्प लग रहा है जो कि विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? तो 5वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है आपके वो रहेगा विकल्प नंबर 3, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। ये एक असत्य कथन है, क्योंकि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, न कि बाहर से केंद्र की ओर। बाकी लंबवत नहीं होता है, ये वर्तुलाकार होता है। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा भी मिलता है। अंतः क्रियाओं का परिणाम माना जाता है विकास को। ठीक है, अंतः क्रिया कौन सी? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः क्रिया। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। आपके 6वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न संख्या 6 है, हार्टशॉर्न ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन डिकीट में कौन सी व्यक्तित्व मापन विधि के अनेक उदाहरण दिए? निष्पादन परीक्षण,
परिस्थिति परीक्षण, वैयक्तिक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो प्रश्न संख्या 6 में जो राइट आंसर है साथियों, हार्टशॉर्न का नाम सभी ने सुन रखा होगा, अगर नहीं सुन रखा है तो याद रखिएगा, परिस्थिति परीक्षण का इन्होंने निष्पादन किया था। परिस्थिति परीक्षण क्या होता है कि व्यक्ति के सामने कृत्रिम परिस्थितियां उत्पन्न की जाती है और उन कृत्रिम परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार को देख करके उसके बेईमानी और ईमानदारी पक्ष का निर्धारण किया जाता है कि भाई व्यक्ति बेईमान है या ईमानदार है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आएंगे, आपके 7वां प्रश्न। ये रहा 7वां क्वेश्चन। व्यक्ति किसी उद्दीपक या परिस्थिति को किस ढंग से प्रत्यक्षण करता है, उसकी व्याख्या करता है तथा उसे समझता है, ऐसा संवेगों का कौन सा आधार मानता है? संज्ञानात्मक आधार, सांस्कृतिक आधार, शारीरिक आधार और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 7 में आपको सही आंसर देना है। देखिए जो राइट आंसर है आपके 7वें क्वेश्चन में वो रहेगा विकल्प नंबर 1, संज्ञानात्मक आधार। मित्रों, संज्ञानात्मक आधार का मतलब यही है कि जब हम किसी चीज़ का प्रत्यक्षण करते हैं, देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, फिर उसकी व्याख्या भी करते हैं, उसे समझते हैं, तो ये सांस्कृतिक और शारीरिक आधार नहीं कहलाएगा, बल्कि ये संज्ञानात्मक आधार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं, आपके 8वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए सिंटोनिक व डिस्टोनिक शब्दों का प्रयोग किया? सिगमंड फ्रायड, कार्ल युंग, इरिक एरिक्सन और होर्नी। तो साथियों 8वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा कि भाई कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 में सही रहेगा। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर। जो सिंटोनिक और डिस्टोनिक शब्द है, इसका प्रयोग इरिक एरिक्सन के द्वारा किया गया था अपने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। किसमें किया था? मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी मानव जीवन के विकास की। तो साथियों उसी के अंतर्गत ये शब्द इन्होंने प्रयुक्त किए थे। थर्ड विकल्प आपके 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं, आपके 9वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा दूरदर्शिता के लिए दिया गया शब्द है? ऑप्टिक एट्रोफी, एस्टिग्मेटिज्म, हाइप्रोपिया और रिफ्रैक्शन। तो 9वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताइएगा कि भाई जो दूरदर्शिता है इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 9 में कि भाई कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखिएगा आपके प्रश्न संख्या जो 9 है, इसमें दूरदर्शिता के लिए एस्टिग्मेटिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। कौन से शब्द का? एस्टिग्मेटिज्म का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, आपके प्रश्न संख्या 10। बुद्धि बिजली के समान है जिसे परिभाषित करने की अपेक्षा मापन करना आसान होता है। यह किसका कथन है साथियों? वेक्सलर का कथन है, बोरिंग का कथन है, जेनसन का कथन है और गिलफोर्ड का कथन है। तो देखो बुद्धि के संबंध में ये प्रथम औपचारिक परिभाषा थी, आपको ये भी याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। प्रथम औपचारिक रूप से परिभाषा दी गई थी बुद्धि के संदर्भ में, और ये जो परिभाषा दी थी कि भाई बुद्धि बिजली के समान है जिसे आप परिभाषित कर सकते हो, लेकिन परिभाषित करने की अपेक्षा इसे माप आसानी से सकते हो, मापन करना आसान इसका होता है। तो ये परिभाषा जेनसन के द्वारा दी गई थी साथियों। थर्ड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। तो आपके 11वां क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड किस मनोलैंगिक अवस्था को लिंगीय संघर्ष, अपराध बोध व चिंता के रूप में देखता है? सुप्तावस्था, गुदी अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था और जननांगीय अवस्था। तो देखो सिगमंड फ्रायड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित ये प्रश्न है मित्रों। यहाँ पर जो मनोलैंगिक अवस्था है लिंगीय संघर्ष, अपराध बोध और चिंता के रूप में, तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार ये जो विशेषता है ये उत्तर लैंगिक अवस्था की विशेषता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। तो आपके 12वां क्वेश्चन, स्कूल की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपने बस्ते बंद कर लेना उदाहरण है? अवलोकन अधिगम का उदाहरण है, संकेत अधिगम का उदाहरण है, श्रृंखला अधिगम का उदाहरण है या शाब्दिक अधिगम का
उदाहरण है। तो आपके 12वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है विकल्प नंबर 2। ये जो उदाहरण है ये संकेत अधिगम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? संकेत अधिगम का, सिग्नल लर्निंग जिसको हम कहते हैं। क्योंकि स्कूल की घंटी बजते ही छात्रों से कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि भाई आप बजते बंद कीजिए। उनको संकेत मिल गया उस चीज़ का कि भाई हाँ घंटी बज गई है, छुट्टी हो गई है, तो हमें घर जाना है, इसलिए वो अपने बस्ते बंद कर लेते हैं संकेत के द्वारा ही। तो सेकंड विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। आपके 13वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? स्व जागरूकता, स्व सामर्थ्य, स्व प्रबंधन और सामाजिक कौशल। तो बताइए इनमें से जो डेनियल गोलमैन ने अपना बुद्धि का सिद्धांत दिया था, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत, साथियों इनके द्वारा अपने सिद्धांत में स्व जागरूकता बताई गई थी, सामाजिक कौशल बताए गए थे, स्व प्रबंधन बताया गया था, लेकिन स्व सामर्थ्य इनके संवेगात्मक बुद्धि में नहीं बताया गया था। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, तो ये रहा आपके प्रश्न संख्या 14। प्रत्यक्षात्मक संगठन के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? व्यवहारवाद ने, गेस्टाल्टवाद ने, मनोविश्लेषणवाद ने या इनमें से सभी ने? तो देखो जो प्रत्यक्षात्मक संगठन का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन गेस्टाल्टवाद के द्वारा किया गया था साथियों। किसके द्वारा? गेस्टाल्टवाद के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 14वें क्वेश्चन में। अच्छा एक बात और हमेशा याद रखना कि ये जो एनसीईआरटी आरबीएससी के क्वेश्चन है कम से कम यूँ मान के चलना 8 से 10 प्रश्न तो ज्यों के त्यों आने वाले हैं आपके रीट के एग्जाम में। 8 से 10 प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न ऐसे रहेंगे साथियों जो घुमा घुमा के आपके सामने आएंगे। हालांकि सिलेबस में ही रहेंगे, लेकिन घुमा घुमा के आपसे पूछेगा। किंतु ये 8 से 10 प्रश्न तो ऐसे हैं जो मैं करा रहा हूँ इन्हीं में से बैठ जाएंगे आपके डायरेक्टली ही, जो एनसीईआरटी आरबीएससी की पुस्तकों में से है वो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। आपके 15वां प्रश्न, वह प्रणाली जिसमें शिक्षक द्वारा विद्यालय की समस्याओं को दूर करने का मार्ग तलाशा जाता है एवं यह विद्यालय स्तर पर ही होता है कहलाता है? क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है, सामाजिक अनुसंधान कहलाता है, समस्यात्मक अनुसंधान कहलाता है या इनमें से सभी? तो देखो 15वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर है, एक बार आप प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा और फिर हम इसके सही उत्तर को देखेंगे। तो राइट आंसर रहेगा आपके विकल्प नंबर 1, क्रियात्मक अनुसंधान इसको कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में क्या करते हैं? पहली चीज़ तो कि भाई विद्यालय की समस्याओं को हल किया जाता है और विद्यालय में ही किया जाता है, विद्यालय स्तर पर ही ये होता है। ये सामाजिक अनुसंधान नहीं है, सामाजिक अनुसंधान तो विद्यालय से बाहर भी चला जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 16, किस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आने वाली पर्यावरणीय मांगों से निपटता है? घटकीय बुद्धि, सांदर्भिक बुद्धि, आनुभविक बुद्धि और इनमें से सभी? तो बुद्धि का जो स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत है उसमें बुद्धि के 3 तरीके या फिर 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में जो समस्याएं आती है उनका जो समाधान करता है तो वो सांदर्भिक बुद्धि के माध्यम से होता है। किस बुद्धि के माध्यम से होता है साथियों? सांदर्भिक बुद्धि के माध्यम से। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 16 में। नेक्स्ट आते हैं अब हम प्रश्न संख्या 17 पर। तो चलिए देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 को। इनमें से कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत? तो देखो अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों में यहाँ पर सिर्फ अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत ही आएगा। बाकी जो नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है जिसको हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, अवलोकनात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, ये कोई भी सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांतों में नहीं आते हैं। ये व्यवहारवादी सिद्धांतों में और मानवतावादी सिद्धांतों में आते हैं साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे आते हैं। आपके 18वां प्रश्न,
पत्नी द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोना उदाहरण है दमन का, युक्तिकरण का, प्रक्षेपण का और आक्रामकता का। तो देखो, पत्नी द्वारा पति के कपड़ों को कूट कूट कर धोना, ये आक्रामकता का उदाहरण है, जिसको हम विस्थापन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट कह दो या एंग्रीनेस कह दो साथियों, आक्रामकता। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि एक जो कमज़ोर व्यक्ति या कमज़ोर पक्ष होता है वो अपने से ताकतवर पक्ष पे तो अपना गुस्सा निकाल नहीं सकता है, अपना गुस्सा कमज़ोर पक्ष पर निकालता है साथियों। जिससे पत्नी यहाँ पर अपने गुस्से को किस पर नहीं निकाल रही है? पति पर। किस पर निकाल रही है? वो उसके कपड़ों पर निकाल रही है। तो इस प्रकार से ये एक आक्रामकता का उदाहरण है। दमन में हम इच्छाओं को अपने अचेतन मन में दमित कर लेते हैं, ठीक है, वो होता है दमन। युक्तिकरण में हम कोई तार्किक कारण ढूंढते हैं साथियों अपनी समस्याओं को छुपाने के लिए। प्रक्षेपण में अपना जो एक तरह से अपनी जो कमियां हैं उसको किसी दूसरे के ऊपर आरोपित किया जाता है। इस प्रकार से ये समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियां होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है संदेही, शंकालु तथा एकांत प्रिय होता है, दूसरों के साथ हंसी मजाक करने वाला है, समूह का नेतृत्व करने वाला है और दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाले होते हैं। तो देखो, जो एक अंतर्मुखी व्यक्ति होता है वो संदेही होता है, शंकालु होता है और एकांत प्रिय, मतलब अकेले में उसे ज़्यादा अच्छा लगता है भीड़ के बजाय। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 19वें क्वेश्चन में। हंसी मजाक करने वाला, समूह का नेतृत्व करने वाला, दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता रखने वाला, ये अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता नहीं है, बल्कि ये तो बहिर्मुखी व्यक्ति की विशेषता है साथियों। तो आपके विकल्प नंबर 1 ही सही है 19वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। सीखने की सबसे सरलतम विधि है अनुबंधन, व्यवहार, व्यक्तित्व और बुद्धि। तो देखो, इन चारों में से सीखने की जो सबसे सरलतम विधि माना जाता है वो अनुबंध को माना जाता है साथियों। अनुबंध या अनुबंधन जिसको हम कहते हैं, ये सीखने की सबसे सरलतम विधि होती है। इसमें व्यक्ति आसानी से सीख जाता है अनुबंधन के माध्यम से। हमारे दैनिक जीवन जो है हमारा, उसमें भी हम कई चीज़ों से अनुबंधित होते हैं साथियों। हमारा अनुबंधन कई चीज़ों से होता है, जिसमें ऑटोमेटिक जब वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हम वैसी ही अनुक्रिया उसके अनुसार कर देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। 21वां क्वेश्चन, आरटी 2009 की किस धारा में दुर्लभ व वंचित वर्ग के बालकों के लिए प्रत्येक निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित होती है? धारा 3 के अनुसार ऐसा है, धारा 10 के अनुसार ऐसा है, धारा 12 के अनुसार ऐसा है और धारा 38वीं धारा के अनुसार ऐसा है। तो साथियों, जो 25% छूट बच्चों को दी जाती है निजी विद्यालयों में, जिसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है, तो ऐसा वर्णन धारा 12 के अंतर्गत किया गया है। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा 21वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। ADHD किससे संबंधित विकार है? अवधान से, बुद्धि से, व्यक्तित्व से और संवेग से। तो देखो, ADHD एक प्रकार का मानसिक विकार है साथियों, जिसका संबंध हमारे अवधान से या ध्यान केंद्रण से होता है। जो व्यक्ति ADHD से ग्रसित होता है वो किसी भी चीज़ के प्रति अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 22वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 23। अधिगम सहायता का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? सेलिगमैन तथा मेयर ने किया, स्किनर ने किया, JB वाटसन ने किया और EL थॉर्नडाइक ने किया। तो साथियों, अधिगम सहायता का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इस क्वेश्चन को मैंने जब पहले किया था तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई किस प्रकार से इन्होंने अधिगम सहायता का अध्ययन किया था और किन जीवों पर किया था, ये भी आपको मैंने बता रखा है। तो राइट आंसर है
अधिगम असहायता का सर्वप्रथम अध्ययन सेलिगमैन तथा मेयर के द्वारा किया गया था साथियों। विकल्प नंबर आपका एक सही है 23 में, जिसमें इन्होंने कुत्तों के दो समूह को आधार रख कर के अधिगम असहायता के बारे में बताया था। एक तो समूह ए में कुत्ते रखे कुछ और एक समूह बी में कुत्ते रखा। याद आया कुछ आपको कि भाई यहाँ पर समूह ए वाले जो कुत्ते थे पहले इनको एक पिंजरे में रख दिया जाता है। जैसे ही बाहर निकलने की वो कोशिश करते हैं तो उनको विद्युत से झटका पहुंचाया जाता था। जब धीरे धीरे 2-5 बार उन्होंने कोशिश की और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करते तो उनको विद्युत का झटका दे दिया जाता था। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने बाहर निकलना ही छोड़ दिया, मतलब प्रयास ही करना बंद कर दिया। लेकिन समूह बी वाले कुत्तों को जब उसी पिंजरे में रखा और बाहर वो निकलने लगे तो उनको विद्युत का झटका नहीं दिया गया था और वो बाहर निकलने में ही सफल हो गए थे। तो यहाँ पर जो समूह ए वाले कुत्ते थे उनको क्या हुआ था, अधिगम असहायता, क्योंकि उनको क्या पता चल गया था कि जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करेंगे वापस बिजली का झटका लगेगा। तो इस प्रकार से ये प्रयोग सेलिगमैन और मेयर के द्वारा किया गया था साथियों। 23 में प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 24 पर, आपके 24वां क्वेश्चन। वह मानसिक विकार कौन सा है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं? डिस्मोर्फिया, बुलिमिया, अपेक्सिया और डिस्लेक्सिया। तो साथियों बुलिमिया तो क्या भोजन संबंधी विकार है, कौन सा भोजन संबंधी विकार माना जाता है बुलिमिया को। डिस्लेक्सिया आपके पठन संबंधी विकार के अंतर्गत आता है। और जो व्यक्ति को भ्रम रहेगा कि मेरा शरीर के कुछ जो अंग है वो बहुत छोटे या अपूर्ण हैं, तो ये डिस्मोर्फिया के अंतर्गत ऐसा होता है साथियों। विकल्प नंबर आपका एक सही है 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, तो आपके 25वां क्वेश्चन। कौशल कैसे अर्जित किए जाते हैं? पर्यावरण से ये स्वतः अर्जित हो जाते हैं या हमें प्रशिक्षण और अनुभव से अर्जित किए जाते हैं हमारे द्वारा, आनुवांशिकी से ये अर्जित किए जाते हैं या इनमें से सभी? तो साथियों किसी भी चीज़ में कुशलता प्राप्त करने के लिए या तो हमें उस चीज़ का अभ्यास या अनुभव करना होगा या फिर उसका प्रशिक्षण लेना होगा। तो हम प्रशिक्षण और अनुभव के माध्यम से कौशलों को अर्जित कर सकते हैं। सेकंड विकल्प आपके 25 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 26 को, तो आपके 26वां प्रश्न। एक बालक से कलम का असाधारण उपयोग बताने को कहा जाता है और बालक कलम से कुछ असाधारण उपयोग बता देता है, तो बालक ने किस चिंतन को काम में लिया है? यथार्थवादी चिंतन को, स्वैली चिंतन को, अपसारी चिंतन को और अभिसारी चिंतन को। तो देखो बालक से संबंधित ये जो उदाहरण है कि भाई बालक से कहा कि कलम के असाधारण उपयोग बताओ। जैसे कलम से लिखते तो है ये, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। तो बालक ने कुछ उदाहरण बताए कि भाई इससे लिखने के अलावा ये चीज़ भी हो जाती है, वो चीज़ भी हो जाती है। अलग अलग उसने वहाँ पर उसका हल बताया है अलग अलग प्रकार से। तो इस संदर्भ में बालक के द्वारा जो चिंतन किया गया वो कहलाएगा अपसारी चिंतन, जिसको साथियों हम सृजनात्मक चिंतन के नाम से भी जानते हैं। विकल्प नंबर आपका जो 3 है बिल्कुल सही है आपके 26वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27। उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? फ्रायड व जुंग के द्वारा, मैक्लीलैंड व एटकिंसन के द्वारा, मैक्लीलैंड व मैकडूगल के द्वारा और एटकिंसन व मिलर के द्वारा। तो देखो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो नाम सभी ने सुन रखा हुआ, डेविड मैक्लीलैंड और एटकिंसन का नाम चलता है साथियों इसमें। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 27 में। नेक्स्ट देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 28 को। तो चलिए 28वें क्वेश्चन की ओर। वे संवेदनाएं जो प्रत्यक्षीकरण भावनाएं जिसके प्रति वर्तमान में हम जागरूक है, कौन सा मानसिक स्तर कहलाता है? चेतन, अर्धचेतन, अचेतन और इनमें से सभी। तो मित्रों 28वें क्वेश्चन में सही आंसर का चुनाव करो। जिन संवेदनाओं के प्रति हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, भावनाओं के प्रति जो वर्तमान में हम जागरूक है, ये हमारे चेतन स्तर से संबंधित होता है। क्योंकि अचेतन में तो क्या हम भूल जाते हैं, उन चीज़ों को दबा देते हैं, ठीक है, जो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है उनको हम दबा देते हैं। और वर्तमान में जागरूक हम चेतन स्तर के माध्यम से होते हैं। तो आपके विकल्प नंबर 1 सही है 28 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29।
एडवर्ड डी बोनो ने गिलफोर्ड के अपसारी चिंतन को किस नाम से संबोधित किया? पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन, प्रभावी चिंतन और इनमें से सभी। तो देखो, एडवर्ड डी बोनो ने जो गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन बताया था, जिसको सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं साथियों, इन्होंने नाम दिया था पार्श्विक चिंतन। क्या कहा था? पार्श्विक चिंतन। अपसारी को अपसारी नाम नहीं, पार्श्विक चिंतन इन्होंने नाम दिया था। तो आपके विकल्प नंबर 1 सही है 29 में। अब आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो, और चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब करके नहीं रख रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है। एक बार बेल आइकन दबाने से जैसे वीडियो डालता हूं तो बिल्कुल आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाएगा साथियों। तो चलिए देख लेते हैं 30वें क्वेश्चन को, और देखो कमेंट करके ये भी जाना कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जिस प्रश्न में आपको डाउट है बिल्कुल आप उसके लिए कमेंट करें। जैसे कोई अगर त्रुटि होती है तो बिल्कुल उसमें सुधार किया जाएगा साथियों नीचे कमेंट बॉक्स में। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए? भाषा विकास, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, रोगों से बचाव के लिए शिक्षा, पालन पोषण की शिक्षा। तो देखो, शिक्षा का जो स्वरूप किशोर अवस्था में है वो होना चाहिए संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, क्योंकि संवेगात्मक रूप से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल होती है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर आपका 2 सही है 30वें क्वेश्चन में। तो आज का ये वीडियो पूरा हुआ, कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।